Hello dear students, BA Part 2 Political Science Honors. आज पूरा विश्व इस गंभीर और खतरनाक कोविड-19 नामक वायरस से जूझ रहा है और वैश्विक महामारी की स्थिति है। और इस वायरस से दुनिया के संपूर्ण लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं, परेशान हैं। और इस कोविड-19 की वजह से पठन पाठन का भी प्रभावित हो रहा है। और इस महामारी के समय में स्टडी के जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, शिक्षकों और छात्रों का एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ना पढ़ाना, वह भी संभव नहीं है। और इसी वजह से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इस की जो क्षति हो रही है पढ़ाई की, उसकी पूर्ति करने के प्रयास किया जा रहा है। और इससे काफ़ी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम आपसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से रूबरू हैं। आपको इसमें 2 पेपर पढ़ने हैं ऑनर्स के अंतर्गत। आप पार्ट 1 में 2 पेपर पढ़ चुके हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जिसमें पेपर फर्स्ट में आपका राजनीतिक सिद्धांत था और सेकंड पेपर था तुलनात्मक सरकार और राजनीति। और इसमें पार्ट 2 में आपको भी 2 पेपर पढ़ना है, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। पेपर थर्ड में आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके बारे में पढ़ना है।
जिसमें संविधान सभा है, भारतीय राजनीति की उपलब्धि है, प्रस्तावना है, आर्थिक तत्व है, केंद्रीय सरकार और संविधान में संशोधन के स्वरूप, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, संवैधानिक प्रक्रियाएं, यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। और फोर्थ पेपर में आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। और मैं आप सभी को यही पेपर और इस पेपर के कंटेंट जो हैं, जो उसी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। और इस पेपर के अंतर्गत आज हम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ है, उसके बारे में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो ज्ञान है वो केवल समाचार पत्रों या मैगजीन से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं मिल सकती है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो समाचार पत्र हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समुचित ज्ञान नहीं करा सकते। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुनियोजित चिंतन की आवश्यकता होती है। प्लानिंग के साथ विचार करना होता है, चिंतन करना होता है। प्लानिंग के साथ इसलिए कह रहे हैं कि सभी राष्ट्र अपने विचारधारा और अपनी नीतियों को सर्वोपरि मानते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विद्यार्थी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो शोधार्थी है वह यह जानने का प्रयास करता है, वह यह समझने का प्रयास करता है कि एक राष्ट्र
दूसरे राष्ट्र के साथ सहयोग क्यों करते हैं? या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का विरोध क्यों करते हैं? सहयोग क्यों करते हैं? विरोध क्यों करते हैं? और राष्ट्र जो है युद्ध क्यों करते हैं? और उस युद्ध में कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र का विरोध और किसी का सहयोग या किसी के प्रति तटस्थता की नीति, असंलग्नता की नीति क्यों अपनाते हैं? यानी उस युद्ध में कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र का क्यों साथ देते हैं, या क्यों साथ नहीं देते हैं, या फिर तटस्थ किसी का भी पक्ष नहीं लेने की नीति का पालन क्यों करते हैं? ये सारी बातें जानने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शोध करने वाले जो शोधार्थी होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वह यह जानने का प्रयास करते हैं राष्ट्र जो है शक्तिशाली क्यों बनना चाहते हैं, पावरफुल क्यों होना चाहते हैं, महाशक्ति क्यों बनना चाहते हैं, सुपर पावर क्यों बनना चाहते हैं। और सुपर पावर बनने की प्रक्रिया में वह अन्य राष्ट्रों के हितों को नज़रअंदाज क्यों करते हैं, यह भी जानने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ही किया जाता है। शांति की बात करने वाले राष्ट्र जो हैं, या कहें कि शांति का राग अलापने वाले जो राष्ट्र हैं, वह UNO यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं करते हैं, उसके आदेशों की अवहेलना क्यों करते हैं। शांति की बात करने वाले, भाईचारे की बात करने वाले जो राष्ट्र हैं, वह निशस्त्रीकरण की बात करते हैं। निशस्त्रीकरण उसे कहा जाता है जिसमें हथियारों को, जो आर्म्स हैं, उसको कम से कम जमा किया जाए या उसको नगण्य रखा जाए। जो युद्ध सामग्री है, युद्ध करने का जो माध्यम है, हथियार है,
टैंक है, गोला है, बारूद है, लड़ाकू विमान है और कई प्रकार के जो हथियार हैं उसको उसकी कम से कम उत्पादन करना और कम से कम आयात निर्यात करना या नहीं करना, यानी उसको कम करना, निःशस्त्रीकरण, यानी कि शस्त्रीकरण, शस्त्र को कम करना है या शस्त्र की समाप्ति, शस्त्रों की समाप्ति को निःशस्त्रीकरण कहा जाता है। तो बहुत सारे राष्ट्र निःशस्त्रीकरण की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में जो वह राष्ट्र है वह निरंतर शस्त्रीकरण में लगे हुए रहते हैं, यानी कि हथियारों को जमा करने में लगे हुए रहते हैं, यानी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और इसी कथनी और करने के फर्क को समझने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विद्यार्थी हैं या जो रिसर्च स्कॉलर हैं वह जानने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी वह पारंपरिक विचारों और आदर्शवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। यथार्थपरक अध्ययन का अभाव था। फैक्ट की ओर कम ध्यान दिया जाता था, सच्चाई की ओर कम ध्यान दिया जाता था, तथ्यों की ओर कम ध्यान दिया जाता था और सिद्धांतवादी और आदर्शवादी अधिक था। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह काफ़ी विकासोन्मुख हो गया है, यानी कि इसका जो स्वरूप है हमेशा विकास की ओर अग्रसर है। और नित्य नए तकनीक इसके अंतर्गत अपनाए जा रहे हैं। और इसके अर्थ के संबंध में भी विद्वानों के बीच काफी मतभेद है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संपूर्ण भाव को समझने के लिए आपको संक्षेप में राजनीति को भी समझना होगा। तभी आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ सकते हैं। मैक्स वेबर, जॉर्ज कैटलिन, लासवेल और रॉबर्ट
डहल आदि विचारकों ने राजनीति को संघर्ष के रूप में देखा है और जॉर्ज कैटलिन के अनुसार समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से संबंधित है। यानी जितने भी राजनीति है वह शक्ति के लिए है, संघर्ष है। ऑल पॉलिटिक्स इज बाई इट्स नेचर पावर पॉलिटिक्स। और मैक्स वेबर के अनुसार राजनीति का अर्थ है शक्ति के लिए संघर्ष अथवा उन लोगों को प्रभावित करने की कला जिनके हाथों में सत्ता है। यानी कि जिनके हाथों में सत्ता है उनको किस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है, किस प्रकार से अपनी ओर लाया जा सकता है, यह राजनीति का उद्देश्य होता है। और राज्यों के बीच जो है परस्पर अनवरत संघर्ष चलता रहता है और राज्य के भीतर विभिन्न संगठित समुदायों के बीच होने वाला संघर्ष दोनों ही राजनीति के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि राष्ट्र के अंदर की राजनीति और राष्ट्रों के बीच की राजनीति, ये सभी राजनीति के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और मैक्स वेबर की जो परिभाषा है वह 4 बातों पर प्रकाश डालती है। मैक्स वेबर की जो परिभाषा है राजनीति के संबंध में वह 4 बातों की ओर इंगित करती है, जिसमें पहला है कि राजनीति का शक्ति के साथ जो है घनिष्ठ संबंध है। यानी कि राजनीति और पॉलिटिक्स और पावर दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। दोनों को अलग अलग करके नहीं समझा जा सकता है। दोनों को समझने के लिए दोनों को साथ रखना पड़ेगा। और द्वितीय, राजनीति में जो है विभिन्न समूह अपने लिए जो है अधिक से अधिक लाभ और सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी कि इस राजनीति प्रक्रिया में जो विभिन्न समुदाय हैं, जो विभिन्न संगठन हैं, वह अधिक से अधिक लाभ और सुविधाएं अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं। और तृतीय, जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष चलता रहता है या सत्ता में वृद्धि के लिए, पावर में इजाफा के लिए संघर्ष चलता रहता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता है, जैसे आप देखते होंगे भारत में कि केंद्रीय राजनीति में, सेंट्रल पॉलिटिक्स में जो राजनीतिक दल हैं वह शक्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। पावर में आने के लिए हमेशा आपस में संघर्ष करते रहते हैं। कभी कांग्रेस की सरकार बनती है, इसी का नतीजा होता है। कभी भाजपा की सरकार बनती है और यह जो क्रम है शक्ति प्राप्त करने का वह हमेशा चलता रहता है। पावर में आने का, जो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का जो वो हमेशा चलता रहता है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़, एक दूसरे
एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की होड़ जो है वह लगी हुई रहती है और अधिक से अधिक अपना लाभ हो, सभी राष्ट्रों की यही कामना रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त कर लें और अन्य राष्ट्रों को पीछे छोड़ दें, यही भावना सभी राष्ट्रों की रहती है। और चौथा, राज्य के भीतर राज्य और अन्य समुदायों का ही संघर्ष देखने को नहीं मिलता, यानी कि राज्य के भीतर राज्य का और अन्य समुदायों का संघर्ष जो होता है केवल वही नहीं रहता है, बल्कि स्वयं जो है समुदायों के मध्य या व्यक्तियों के मध्य भी खींचतान और राजनीति चलती रहती है। वास्तव में राजनीति का जो जन्म है, राजनीति की जो उत्पत्ति है, वह इस सच्चाई से, इस फैक्ट से होती है कि प्रत्येक मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और जिन्हें पूरा करना उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। और उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयास करता है और स्वाभाविक रूप से इसके लिए उसे अन्य व्यक्तियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है या अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है और इस संपर्क के परिणाम स्वरूप जो है समुदायों की रचना होती है। और इस संपर्क के कारण जो समुदाय बनते हैं, यह विभिन्न समुदाय अपनी आवश्यकताएं और अपनी इच्छाएं या इनकी जो इच्छाएं होती है वह एक समान नहीं होती है। सभी की इच्छाएं, सभी समुदायों की जो इच्छाएं होती है वह अलग अलग रूप में होती है। जिसके परिणाम स्वरूप जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और एक समुदाय की आवश्यकता का दूसरे समुदाय की आवश्यकता से टकराव जो है वह दिखलाई देता है। और जब किसी समूह अथवा समुदाय के सदस्य पारस्परिक रूप से बाधक नीतियों का समर्थन करते हैं तो हितों का विरोध होता है और तर्क वितर्क, अनुनय विनय, समायोजन, राजनय या समझौते के शांतिपूर्ण तरीकों अथवा बल और जबरदस्ती के हिंसात्मक तरीकों से विरोधों के समाधान की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि राजनीति का जो प्रथम सोर्स है वह समूहों का अस्तित्व है और दूसरा उन समूहों की आपसी प्रतिस्पर्धा। पहले तो समूहों का होना जरूरी है राजनीति के लिए और उसके बाद उन समूहों के बीच जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संघर्ष चलता है वह राजनीति को जन्म देती है। यही नीति जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी देखने को मिलती है। समूहों, यहाँ राष्ट्र के अंदर समूहों का निर्माण होता है, वहाँ राष्ट्रों का निर्माण होता है और फिर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ
संघर्ष करते हैं या सहयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने हितों में वृद्धि के लिए। और इन्हीं आवश्यकताओं और हितों की वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है वह राजनीति कहलाती है। जहाँ देशद्रोह और वस्तुतः गृह युद्ध का आरंभ होता है, वहाँ राजनीति का अंत हो जाता है, क्योंकि उस समय मूल्यों का कोई प्रामाणिकता नहीं रहती। और दो पक्ष अलग अलग तरीके से मूल्यों का निर्धारण करते हैं, और इस स्थिति में जो है संघर्ष की जो स्थिति है हमेशा बनी हुई रहती है। यानी कि राष्ट्र के अंतर्गत राजनीतिक दल आपस में सहयोग और संघर्ष करते हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए। एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ संघर्ष करते हैं अपने हितों में वृद्धि के लिए, अपने अधिक से अधिक हितों का संवर्धन करने के लिए। उसी प्रकार जो है राष्ट्र जो है एक दूसरे के साथ सहयोग और संघर्ष करते हैं अपने हितों की वृद्धि के लिए। तो जब राष्ट्र के अंतर्गत समुदाय या राजनीतिक दल संघर्ष और सहयोग करते हैं तो वह राष्ट्रीय राजनीति कहलाती है। और वही प्रक्रिया एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपनाते हैं या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ करते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का रूप ले लेती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी कि राष्ट्र के बाहर की राजनीति। इसीलिए मैंने प्रारंभ में आप सभी को कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए सुनियोजित प्लानिंग के साथ विचार करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हित और नीतियां जो है राष्ट्रों की वह पल पल बदलते रहती है, जिसको समझना काफी मुश्किल होता है। और इसी को समझने के लिए सुनियोजित विचार की आवश्यकता होती है। और इसमें भी और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी तो ये फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास में फिर इसको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई अगर आप लोगों को प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो आप निसंकोच हमसे मोबाइल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके प्रश्नों का समाधान करूं, आपके जिज्ञासाओं को शांत करूं। और इसी प्रकार से जब तक
स्थिति में सुधार नहीं हो जाती है, तब तक आप सभी के समक्ष आपके विभाग के जो शिक्षक गण हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपसे रूबरू होते रहेंगे और हम आशा करते हैं कि इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और आप सभी घर पर स्टडी करें और हम सभी से जुड़े रहें। धन्यवाद।